प्रधानमंत्री मोदी आज आसियान भारत सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। कोरोना, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा समेत दूसरे अहम क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी की जनसेवा के 20 साल के कार्यक्रम में बोले अमित शाह, मोदी जी हैं बेमिसाल। शाह ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ राष्ट्र का संपूर्ण निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। निरक्षरता वाले बयान पर पहले भी मुझे ट्रोल किया जा चुका है। एलएसी पर तनाव के बीच अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है मिसाइल। क्रूज ड्रग्स केस के बेटे आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई। कल नहीं मिली थी बेल। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध करेंगे। सभी आरोपियों की दलीलें कोर्ट में रखी जा चुकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई की दलील, कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी। पहली रिमांड की अर्जी में साजिश की धारा नहीं थी। सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई तो साजिश की धारा क्यों लगाई। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस की टीम शाहरुख खान से भी पूछताछ कर सकती है। 25 करोड़ रुपए की डील को लेकर पूछताछ संभव। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से विजिलेंस विभाग की टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। वानखेड़े ने कई कागजात सौंपे, कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया है। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक फिर बुलाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा काफी कोशिश के बाद भी प्रभाकर सैल और केपी गोसावी को नोटिस सर्व नहीं हो पाया। मैं मीडिया के जरिए अपील करता हूं कि वो कल या परसों तक जांच में शामिल हो। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे का बयान, बोले कानून में मीडिया के जरिए समन करने का कोई नियम नहीं है। जांच एजेंसी कानूनी रास्ते से समन करे। प्रभाकर अपना बयान दर्ज कराने और सबूत देने जरूर आएंगे। मुंबई पुलिस ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की। पुलिस के आला अधिकारी आज मामले का रिव्यू कर सकते हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाने की संभावना। नवाब मलिक ने वानखेड़े का निकाहनामा जारी किया। बोले पहली शादी मुस्लिम बनकर समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से की। नौकरी अनुसूचित जाति से बन कर पाई। शिकायत दर्ज कराएंगे। वानखेड़े का निकाह कराने वाले काजी मुजम्मिल ने एबीपी न्यूज से कहा, मैंने समीर दाऊद शबाना का निकाह कराया था। समीर हिंदू होते तो निकाह नहीं होता। 2000 लोग शामिल हुए थे। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया। कहा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी पहली शादी। समीर ने धर्म नहीं बदला था। वानखेड़े की बहन यास्मीन ने मुंबई के ओशिवारा थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की। गलत बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। एनसीडब्ल्यू को भी भेजी चिट्ठी। केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की। वानखेड़े के बचाव में उतरी आठवले की पार्टी आरपीआई। मुंबई के आजाद मैदान में निकाला मोर्चा। दिया नारा समीर वानखेड़े के सम्मान में रिपब्लिकन पार्टी मैदान में। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को वकील जयकृष्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कहा युवाओं को फंसाने की बजाय सुधारने पर जोर दिया जाए। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। बिहार में तकरीबन 6 साल बाद चुनाव प्रचार में उतरे लालू प्रसाद यादव। मंच से पुराने तेवर दिखाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन भाषण के दौरान कभी मतदान की तारीख बोले तो कभी अपने उम्मीदवार का नाम। तारापुर की रैली से लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश में सब कुछ बेचा जा रहा है। नीतीश कुमार किसी काम के नहीं। यूपी में बीजेपी का आज सामाजिक सम्मेलनों का दौर। पहली बार एक दिन में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 3 सम्मेलन कर रही है बीजेपी। सीएम योगी भुर्जी समाज के सम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में जीत के लिए बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला प्लान। 7 छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। गठबंधन को हिस्सेदारी मोर्चा का नाम दिया गया।
यूपी के मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने रैली की। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हुआ यूपी में खदेड़ा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को 1132 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा हमने राम मंदिर का बनाने का वादा पूरा किया, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर लगाम लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन। मेधावी छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। बीच में माइक खराब हुआ तो बोले मुसलमानों पर नाइंसाफी की बात होती है तो सियासत का माइक खराब हो जाता है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की आज रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा। कल आगरा में जयंत ने की थी आशीर्वाद यात्रा। आज से यूपी के सभी शहरों में दीपावली मेले का आयोजन। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। रैपर बादशाह, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल समेत कई सिंगर शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी शामिल किया। दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन की मुफ्त सुविधा मुहैया कराएगी सरकार। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कैप्टन के साथ 15-20 किसान नेता भी हो सकते हैं शामिल। कृषि कानूनों के मुद्दे पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान। कहा चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह की होगी घोषणा। सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी। सिद्धू जहां से लड़ेगा हम टक्कर देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर कैप्टन का जवाब। बोले मैं सैनिक रहा हूं, 10 साल गृह मंत्री रहा, सुरक्षा पर कांग्रेस मेरा मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा 16 साल से भारत आ रही थी, तब किसी को जांच करने की याद नहीं आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। आज मानसा में किसानों से करेंगे संवाद। कल भटिंडा में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से मिशन गोवा। 3 दिन के दौरे पर आज शाम 5 बजे पहुंचेंगी गोवा। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। त्रिपुरा के पानी सागर में अफवाह और सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालने वालों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस का दावा, मस्जिद पर नहीं हुआ कोई हमला। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर फिर मचा बवाल। लखबीर के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंद मजदूर किसान समिति का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। निहंगों के हाथों मारे गए थे लखबीर। इस समय एक बड़ी खबर आई है जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर हुआ है इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े। अब दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 97 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। गोसावी कई दिनों से फरार चल रहा था। केपी गोसावी क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह है और पुणे में धोखाधड़ी के मामले का आरोपी भी रह चुका है। साल 2018 में यह आरोप उस पर लगा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। केपी गोसावी क्रूज ड्रग्स केस का गवाह भी है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि केपी गोसावी लखनऊ में सरेंडर करेगा, लेकिन आज पुणे में उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी पुणे में एक धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी हुई है जो साल 2018 की है। पुणे पुलिस का दावा है कि केपी गोसावी ने सरेंडर किया है। कई दिनों से फरार चल रहा था केपी गोसावी। ड्रग्स केस से भी जुड़ा इसका मामला रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारी जो हुई है वो साल 2018 की है। पुणे में धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है जिसमें केपी गोसावी की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही क्रूज ड्रग्स केस में गवाह भी है केपी गोसावी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आर्यन खान के साथ वो नजर आया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। उसे लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। बाद में कहा गया कि लखनऊ में केपी गोसावी सरेंडर करेगा, लेकिन पुणे से आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केपी गोसावी वो शख्स है जिसने सेल्फी पोस्ट की थी। आर्यन खान जब एनसीबी के दफ्तर उनको लेकर जाया गया था, उसके बाद केपी गोसावी ने वो सेल्फी पोस्ट की थी और मुख्य गवाह केपी गोसावी को एनसीबी ने बनाया था क्रूज ड्रग्स मामले में। लेकिन गोसावी की मुश्किलें तब बढ़ी जब प्रभाकर सहील, जो कि गोसावी का बॉडीगार्ड बताया जाता है, उसने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में लेन देन की बात हो रही थी और गोसावी इसमें इन्वॉल्व था और उसके बाद से ही गोसावी गायब था। और अब देखिए एनसीबी की जो विजिलेंस की जांच चल रही है उसके लिए भी केपी गोसावी तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि वो जानकारी देने के लिए आए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए। सूरज, पूरा अपडेट क्या है?
आदर्श, केपी गोसावी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है एनसीबी के लिए भी और पुणे पुलिस के लिए भी, क्योंकि पुणे पुलिस के पास एक चीटिंग का मामला दर्ज था। उसके लिए वो उस केस में वो वांटेड था, उसकी तलाश चल रही थी, तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जो आपने प्रभाकर सैल का एफिडेविट देखा होगा, उसमें केपी गोसावी का जिक्र है। उसके बाद ये सारे लोगों के बयान दर्ज करने काफी जरूरी थे एनसीबी के विजिलेंस टीम की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अब जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बुलाना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो चूंकि एनसीबी को अब और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है केपी गोसावी तक पहुंचने के लिए, उसके बयान दर्ज करने के लिए, अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। आदर्श, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोसावी कई दिनों से फरार चल रहा था। केपी गोसावी क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह भी है और पुणे में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भी। दरअसल ये पूरा मामला 2018 का बताया जा रहा है, जब पुणे में गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। आर्यन खान की इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही पुणे पुलिस गोसावी को तलाश रही थी, जिस सिलसिले में पुणे पुलिस यूपी भी पहुंची थी। लेकिन आज सुबह ही गोसावी को गिरफ्तार किया गया है पुणे से। और देखिए, बड़ी खबर है ये, पूरे मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, मुझे एक बात बताइए, लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं, 2018 के मामले में गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में एक तरफ आज मुंबई पुलिस समीक्षा भी करने वाली है इस पूरे मामले की, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। तो कैसे ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी? देखिए आदर्श, ये पूरी तरह से अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि केपी गोसावी का बयान दर्ज करना काफी जरूरी है, क्योंकि उसके जो बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे पूजा ददलानी और बाकी चीजों को लेकर। उसके बाद एक जो वीडियो सामने आया था जिसमें केपी गोसावी फोन पर आर्यन खान की किसी से बात करा रहे हैं, तमाम तरह के जो कंट्रोवर्सी है वो केपी गोसावी के इर्द गिर्द है। ऐसे में जो विजिलेंस टीम आई है, उन्होंने एफिडेविट को आधार बनाया है अपनी जांच का। प्रभाकर सैल को समन्स किया था, लेकिन प्रभाकर सैल कल आए नहीं। उसके बाद अब जो दूसरा विटनेस है केपी गोसावी, उसका भी बयान दर्ज करना था, लेकिन अब वो पुणे पुलिस की कस्टडी में है। पुणे पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश कर सकती है, जिसके बाद उसको कस्टडी में लेगी। कस्टडी अगर मिलेगी तो अपनी कस्टडी के दौरान वो किसी और को पूछताछ करने की इजाजत नहीं दे पाएगी। तो तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से विजिलेंस टीम, पुणे पुलिस, मुंबई पुलिस अपना अपना काम करती है। जी सूरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाकर रखिए। तो केपी गोसावी, जिसकी तलाश लगातार पुलिस को थी, पुणे पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है और आज हो सकता है उसकी पेशी भी कर दी जाए। देश की जनता की जेब से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें और 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 108 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हुआ। तो वहीं डीजल की नई कीमत दिल्ली में 97 रुपए 8 पैसे हो चुकी है। मैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद हूं और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़ करके 108 रुपये 35 पैसे पहुंच चुकी है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 35 पैसे की ही बढ़ोतरी हुई है और डीजल की 1 लीटर कीमत 97 रुपये और 8 पैसे पहुंच चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जब पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं तो कई सारी चीज़ों पर असर आता है। ऐसे में आम आदमी के लिए आज गाड़ी चला पाना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पूरा जो घर और गृहस्थी है उसका बजट हिल चुका है। यहाँ पर दंपति आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, क्या नाम है आप? कृष्णा। लगातार ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज भी बढ़ गई, तो कितना असर पड़ रहा है? कितना पेट्रोल आप लोगों को महंगा पड़ रहा है? बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। हर चीज महंगी पड़ रही है। गाड़ी खड़ी करने अच्छा, सब्जी है, दालें हैं, पेट्रोल है, सब कुछ महंगा होगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। सर, ये बताइए कि आपने जो है डीजल भरवाया यहाँ पर, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, अब ऐसे में क्या कर रहे हैं? ऐसे में ऐसा कर रहे हैं मैडम, पैदल ज़्यादा चलते हैं, गाड़ी खड़ी रखते हैं। गाड़ी खड़ी करने की नौबत आ गई है। पहले एक बजट होता था साल में, पैसे घटते बढ़ते थे, और ये जो पेट्रोल डीजल है इसका आम आदमी पर असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है।
इनको सोचना चाहिए सरकार को इस मामले में कुछ न कुछ और उचित कदम उठाना चाहिए। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर सवालों का शिकंजा और कस गया है, लेकिन अभी इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये कि केपी गोसावी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में अहम गवाह केपी गोसावी कई दिनों से फरार चल रहा था। ये वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई थी। वहीं आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को ले जाते हुए नजर भी आया था। जब मामला गर्म हुआ तो वो गायब हो गया, लेकिन अब केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया कि आर्यन केस में उसने वसूली की बातचीत की थी। वसूली मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच भी चल रही है। ऐसे में गोसावी की गिरफ्तारी से मामले में नया मोड़ आ सकता है। आर्यन के साथ ये तस्वीर वायरल हुई गोसावी की, और आज पुणे पुलिस ने गोसावी को गिरफ्तार किया। और देखिए, किरण गोसावी से क्रूज ड्रग्स मामले में कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। और अब बात क्रूज ड्रग्स मामले में दूसरे चेहरे की जो सुर्खियों में है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आरोपों के चक्रव्यूह में है और उन पर वसूली से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने तक के आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हर रोज आरोपों की नई लिस्ट पेश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने आज भी कुछ नए खुलासे करने का दावा किया है। एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है। मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया। ना, ये सब झूठ है। मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू हूँ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े अब खुद सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक के बाद एक वो आरोपों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को जवाब देने सामने आना पड़ा। सवाल उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक उठ रहे हैं। इस चक्रव्यूह का पहला सवाल यही है, समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान? दूसरा सवाल उठ रहा है, क्या समीर वानखेड़े ने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी हासिल की? तीसरा आरोप वसूली का है। आर्यन खान केस में 25 करोड़ की रिश्वत मामले में जांच जारी है। चौथा आरोप अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया से दोस्ती का है, जिस पर आज एनसीपी नेता नवाब मलिक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। सवालों के चक्रव्यूह में फंसे समीर वानखेड़े पर लगे इन आरोपों के क्या मायने हैं और इनका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आर्यन खान केस में खुद समीर वानखेड़े सुर्खियां कैसे बनाने लगे, क्यों उनकी पहली शादी चर्चा में है। एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के हिंदू मुसलमान वाले विवाद को हवा देने वाला सबूत पेश किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी की तस्वीर ट्वीट की, साथ ही निकाह नामा भी सामने लाए, जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। निकाह नामे में सबसे पहले बाईं तरफ 7 दिसंबर 2006 की तारीख लिखी है। वक्त लिखा है रात के 8 बजे, दिन गुरुवार, जगह मुंबई के अंधेरी का लोखंड वाला। इसके बाद समीर वानखेड़े का वो नाम है जिस पर पूरा विवाद है, समीर दाऊद वानखेड़े। उसके नीचे पहली पत्नी का नाम है शबाना जाहिद कुरैशी और फिर शबाना के पिता जाहिद कुरैशी। महर की रकम लिखी है 33,000 रुपए। 2006 में समीर वानखेड़े की डॉक्टर शबाना से शादी हुई थी। शादी के 10 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया। शबाना और समीर की शादी करवाने वाले मौलाना का दावा है, अगर समीर हिंदू होते तो उनका निकाह पढ़वाया ही नहीं जाता। सब मुसलमान थे, अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। सब मुसलमान थे, समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी। इन खुलासों के जरिए नवाब मलिक ये बताना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े दरअसल मुसलमान हैं, जबकि उन्होंने नौकरी एससी कोटे से हासिल की है, जो कि सिर्फ हिंदू को मिल सकता है। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया। समीर वानखेड़े के धर्म का सवाल आया तो जवाब देने उनका परिवार सामने आया। समीर वानखेड़े के परिवार का दावा है कि समीर ने कभी भी औपचारिक तौर पर अपना धर्म नहीं बदला।
समीर की मां मुसलमान थी और उनकी पत्नी के मुताबिक मां की खुशी के लिए समीर ने निकाह किया था। निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। समीर की पत्नी के साथ साथ उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक बार फिर दोहराया कि वो हिंदू हैं। ये मेरा सर्विस बुक है, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। आप क्लियर देख सकते हैं, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगा हूँ तो कोई इंक्वायरी करके लगा होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना से इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मुझे खुद भी मुझे किसी से भी उसमें नहीं इन्वॉल्व होना। मैं अलग हो चुकी हूँ 5 साल से, तो मुझे इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं। अब आपको बताते हैं नवाब मलिक के लगाए आरोपों के मायने क्या हैं, क्यों समीर वानखेड़े के धर्म का मुद्दा बड़ा सवाल बन गया है। सरकारी नौकरी में एससी समुदाय को 15% आरक्षण मिला हुआ है। संविधान में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय ही एससी समुदाय की कैटेगरी में आते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों को एससी समुदाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नवाब मलिक का कहना है समीर वानखेड़े ने 2008 में IRS की नौकरी एससी कोटे पर हासिल की, जबकि 2 साल पहले 2006 में ही समीर वानखेड़े धर्म बदलकर मुसलमान बन चुके थे। समीर वानखेड़े का परिवार साफ कर चुका है कि समीर ने शबाना से शादी जरूर की, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं बदला। समीर के बचाव में उतरी उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की लिखित शिकायत दी है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। रामदास आठवले का बड़ा बयान, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कहा कि ड्रग्स के मामले में पकड़े युवाओं को जेल भेजने के बजाय सुधारगृह भेजिए। ड्रग अभी ऐसा कानून है कि ड्रग लेने वाला भी दोषी है, ड्रग लेने वाले पर भी जेल में उसको डालना चाहिए। लेकिन हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को जेल में नहीं डालते हैं, तो ड्रग लेने वाले को जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए और ये कानून में बदल होना चाहिए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। बारामूला में सेना और पुलिस के जवानों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान जावेद वानी के रूप में हुई है, जो पिछले दिनों 2 मजदूरों की हत्या में शामिल था। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। मारे गए आतंकी के पास से पाकिस्तानी ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। सेना के मुताबिक आतंकी एक दुकानदार को निशाना बनाने वाला था। कश्मीर के बारामूला से एक खबर है, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में ये आतंकी शामिल था और बारामूला में इस आतंकी को सेना और पुलिस पर इसने फायरिंग भी की थी और सेना ने इसको ढेर कर दिया है। क्रूज ड्रग्स केस में केपी गोसावी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में अहम गवाह केपी गोसावी कई दिनों से फरार चल रहा था। ये वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल भी हुई। वही आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को ले जाते हुए नजर भी आया था। जब मामला गर्म हुआ तो वो गायब हो गया, लेकिन अब केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया है कि आर्यन केस में उसने वसूली की बातचीत भी की थी। वसूली मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ इस वक्त जांच चल रही है। ऐसे में गोसावी की गिरफ्तारी से मामले में नया मोड़ संभव है। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी का मामला चल रहा है और इस मामले में पुणे पुलिस आज 11 बजे मीडिया को जानकारी साझा करेगी और इसी मामले में गोसावी की गिरफ्तारी पुणे से की गई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यही वो पहली तस्वीर थी जिसमें वो आर्यन खान के साथ नजर आ रहा था, जिसके बाद पुणे पुलिस, जो कि 3 साल से गोसावी की तलाश में थी, उसे क्लू मिलता है। और ये देखिए जो सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो गिरफ्तारी के बाद गोसावी का ये पहला वीडियो है जिसमें ये कुछ बोलते नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर उसने डाला है। ये आज का ही ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आज पुणे में गिरफ्तारी के बाद गोसावी का ये पहला वीडियो एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। गोसावी इस वीडियो में किसी बात का जिक्र कर रहा है, शायद उस मामले का जिक्र कर रहा है जिसमें गिरफ्तारी हुई है उसकी आज पुणे से। लगातार गोसावी की तलाश में थी पुलिस।
ये हम आपको उसका वीडियो दिखा रहे हैं जो आज गिरफ्तारी के बाद गोसावी ने डाला है। गोसावी इसमें कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, शायद उस मामले का जिक्र कर रहा है। ये पुलिस स्टेशन का वीडियो है। गिरफ्तारी के बाद का ये वीडियो है शिखा, जिस वक्त गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद जब पुणे पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी उस वक्त का वीडियो है। हालांकि इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अब गोसावी की गिरफ्तारी के बाद क्या क्रूज ड्रग्स केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सहील ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि गोसावी लेन देन को लेकर जो डील हो रही थी उसमें शामिल था, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। समीर वानखेड़े पर भी सवाल उठे, जिसके बाद अब उनके ऊपर भी विजिलेंस की कार्रवाई चल रही है, विभाग खुद उनकी जांच कर रहा है। तो ये गिरफ्तारी इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में सबसे पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली सेल्फी है ये किरण गोसावी ने इस सेल्फी को डाला था जिसमें आर्यन खान के साथ वो नजर आ रहा है और बाकायदा आरोपियों का हाथ पकड़कर उनको एनसीबी दफ्तर ले जाता हुआ भी वीडियो में वो नजर आया था। और तब से ही सवाल उठने लगे थे कि आखिर किरण गोसावी किस हैसियत से ये सब कुछ कर रहा था। और अब गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 2018 के एक मामले में। सूरज ओझा पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, पूरा अपडेट क्या है, एक तो इस मामले में किस लिए गिरफ्तार किया गया है और दूसरा जिस तरह से अब मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करी, खास करके क्रूज ड्रग्स केस की, और जो बातें हो रही हैं कैसे इसको जोड़ेंगे? देखिए, ये जो पूरा मामला है केपी गोसावी के इर्द गिर्द है, क्योंकि ये जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है या फिर एनसीबी जांच कर रही है और पुणे पुलिस जांच कर रही है। पुणे पुलिस के पास केपी गोसावी के खिलाफ एक चीटिंग का मामला दर्ज हुआ था 2018 में। उसके बाद से ही वो उस केस में वांटेड था। उसके साथ अगर हम बात करें तो एनसीबी जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मतलब जो विजिलेंस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, वो केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल की एफिडेविट के आधार पर जांच कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी जो जांच दिखाई है वो भी उसका भी आधार प्रभाकर सैल है। और इस प्रभाकर सैल ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं अपने एफिडेविट में, बताया है कि केपी गोसावी किस तरह से इन सारी मलाफाइड इंटेंशन में इन्वॉल्व था, किस तरह से लोगों से फोन कराता था, पैसों की कैसे लेन देन की जाती थी, तमाम चीजों का जिक्र किया है जिस चीज को वेरीफाई किया जा रहा है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जी सूरज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिवली आप एबीपी न्यूज पर ये वीडियो देख रहे थे। ये गिरफ्तारी के बाद पहला वीडियो है गोसावी का जब आज पुणे में उसकी गिरफ्तारी हुई है। खबर पर नजर लगातार बनी। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद राहत की सांस ले रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। अगर आप भी दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए, साथ ही समझिए कि आपको क्यों हो जाना चाहिए बिल्कुल सावधान। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा आपके सिर पर ही मंडरा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1250 के पार पहुंच चुका है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बेड फुल हो गए हैं। ये सब देखा जा रहा है कि कहीं पर वाटर कलेक्शन तो नहीं है। फॉगिंग भी करी जा रही है। करंटली 110 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। दिल्ली में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। कुल डेंगू मामलों का 60% यानी 600 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ अक्टूबर में ही सामने आए हैं। डेंगू डरा रहा है तो डेंगू के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक एमसीडी को कोसते हुए सियासत का धुआं उड़ा रहे हैं। एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम की कानूनी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली में फॉगिंग कराकर दिल्ली को मच्छर मुक्त करना, लेकिन क्योंकि नगर निगम पूरी तरीके से भ्रष्ट है, इसीलिए हमने ये बेड़ा उठाया कि केजरीवाल साहब की लीडरशिप में अब आम आदमी पार्टी के विधायक अपने इलाके में खुद फॉगिंग करवाएंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह हकीकत है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दिल्ली के हर हिस्से में डेंगू कहर बरपा रहा है। डेंगू के सबसे ज्यादा 300 केस दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से हैं। उसके बाद 237 केस उत्तरी दिल्ली नगर निगम से और 122 केस पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आए हैं।
अब दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में दहशत के बीच कैसे नोएडा में सिस्टम की खुली लापरवाही डेंगू के मच्छरों को दावत दे रही है। जरा नोएडा में सोए सिस्टम का सच दिखाते इन तस्वीरों को देखिए। डेंगू पैर पसार रहा है और सिस्टम की नींद नहीं टूट रही। नोएडा के सेक्टर 115 और सेक्टर 120 में रिहायशी इलाके के पास बारिश और नाले का गंदा पानी जमा है, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। बारिश का पानी और नाले का पानी भी आके रुकता है इसमें। क्यों भर जाता है? पानी का निकासी नहीं है। बहुत ही ज्यादा मच्छर है, रातों को आदमी को सोने नहीं देता है और बहुत ही ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। प्रशासन भी इसे देख नहीं रहा। यहाँ से ज्यादा एक तालाब है इधर मैडम पीछे, उसमें भी बहुत गंदगी रहती है। नोएडा सेक्टर 115 के सारेखा गांव में रहने वाली ये अंजलि है, जो कुछ दिन पहले ही डेंगू से ठीक हुई हैं। इनके साथ ही इनका 1 साल का बेटा भी डेंगू की चपेट में आ गया था। अंजलि हैं जो अभी ठीक होकर के आई हैं। अंजलि, क्या हुआ था? बुखार हो गया था डेंगू की वजह से, तो अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। हाँ। और आपके बेटे को भी बुखार हुआ? हाँ, इसे भी हो गया था। नोएडा का हाल आपने देखा। अब नोएडा से सटे गाजियाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा डेंगू मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। अस्पतालों के बेड डेंगू और बुखार के मरीजों से भरते जा रहे हैं। डेंगू का खतरा बढ़ जरूर गया है, मगर इसके कहर से बचा जा सकता है। कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें। उपाय से पहले डेंगू के लक्षण जान लीजिए। तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी और दस्त। बच्चों को पूरा कपड़े कवर कराएं, हाथ पैर जो है ढक के रखें। खेलते बाहर भी जाते हैं और के मच्छरों से उससे बच के रखें। और जो है ऑयल वगैरह का प्रयोग करें जिससे कि उनको मच्छर नहीं काटे। और थोड़ा सा अपना पानी की सफाई रखें, पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे सफाई रखें। एनसीआर में डेंगू के तेजी से बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सावधानी बरतें और डॉक्टरों की तरफ से बताई गई बातों को ध्यान रखें। देखिए, दिल्ली में छठ होगी या नहीं, इस सवाल के जवाब का इंतजार दिल्ली में रह रहे बिहार और पूर्वी यूपी के तमाम लोग काफी समय से कर रहे थे। लंबे सियासी ड्रामे के बाद छठ की अब इजाजत मिल भी गई, लेकिन इस जवाब के साथ एक और सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या आस्था और कोरोना प्रोटोकॉल के बीच सामंजस्य बन पाएगा? हर सवाल का जवाब देती हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारत के बड़े त्योहारों में से एक है छठ, लेकिन कोरोना काल में दिल्ली में छठ मनेगी या नहीं, इस पर असमंजस था, जो अब खत्म हो गया है। त्योहार का सीजन आ रहा है और विशेषकर छठ पूजा को लेकर काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स थे, तो डीडीएमए की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा कराने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में छठ मनाने को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुटकी ली। इसलिए दिल्ली सरकार ने सख्ती के साथ छठ की छूट दी है। देर ही सही, कुछ दिमाग में जो दबाव आया वही सही, चुनावी उनको नुकसान दिख रहा था इसमें वही सही, छठ का परमिशन तो दिया, इसी बात से हम लोग खुश हैं। सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छठ मनाने की इजाजत दी गई है। छठ मनाने की इजाजत सिर्फ सरकार की तरफ से तय किए गए घाटों पर होगी। इन घाटों पर सीमित संख्या में लोग जाकर छठ मना सकेंगे। हालांकि वो घाट कौन से होंगे और घाटों पर जा सकने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, इसको लेकर अभी जानकारी आनी बाकी है। बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ सरकार द्वारा निर्धारित जगह तय की जाएंगी। सीमित संख्या में लोगों को शामिल करके कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए आयोजन की अनुमति दी जाएगी। लेकिन दिल्ली के लोग कोरोना के इस खतरे को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि भीड़ लोगों की इतनी है मार्केट में। हमें लगा था कि हमें बताना पड़ेगा कि अभी हालात क्या है, लेकिन हालात बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें देखिए। यहाँ बाजार में भारी भीड़ दिखी। सिक्योरिटी के डर से मास्क तो चेहरे पर थे, मगर जब मौका मिला मास्क उतारते देर नहीं लगी। मास्क पहनना तो छोड़िए, लोग मानने को ही तैयार नहीं कि अब कोरोना जैसी कोई चीज अस्तित्व में है भी। आपको नहीं लग रहा कि तो नहीं लगता है कि ऐसा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं रहा है। शुक्रिया सर। भैया, आपको लगता है कोरोना खत्म हो? हाँ, खत्म ही हो गया मैडम। अब केस नहीं आ रहे? कहाँ केस आ रहा है? कुछ केस नहीं आ रहा है। तो सुना आपने, इन लोगों के लिए कोरोना है ही नहीं। लक्ष्मी नगर की भी तस्वीरें अब देख लीजिए।
यहाँ एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह कोरोना नियमों का कितना पालन हो रहा है ये देखने पहुंची, तो लक्ष्मी नगर में भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखी। न सामाजिक दूरी का पालन ही लोग करते दिखे, न किसी के चेहरे पर मास्क था। अभी आप देखेंगे बाजार में कई सारे चेहरे ऐसे भी हैं जिन पर मास्क नजर नहीं आएंगे या लोगों ने मास्क ठीक से नहीं पहने हुए हैं। एक तो लापरवाही, उस पर बहानेबाजी। मास्क न पहनने की वजह पूछने पर कैसे अजीबोगरीब बहाने लोग बनाने लगे, जरा सुनिए। आप लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हमारो साड़ी देख रहे थे हम लोग, मास्क नहीं लगाया हुआ है। अभी भी लगा, 1 मिनट से गीला हो रहा था मैम। मास्क लगा लेंगे मैम, क्या करें, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है कस्टमर को, ऐसे बोल के नहीं आता समझ में। दिल्ली में लोगों को लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 38 नए मामले आए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 348 है। तो देखिए, दिवाली और छठ में हम सबको ध्यान रखना है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर का कारण न बने। वहीं केंद्र सरकार जल्द ही वैक्सीनेशन को लेकर एक मेगा अभियान चलाने जा रही है। देखिए, हम हर घर दस्तक करके कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान चालू कर रहे हैं। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है, ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे। देश ने हाल ही में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है और वैक्सीन का काम तेजी से जारी है। 77% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 32% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। करीब 10 करोड़ लोगों ने अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई है। दिवाली करीब है, छठ का भी त्योहार आने वाला है। ऐसे में सरकारों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और एबीपी न्यूज की भी अपील है कि त्योहारों के समय कोरोना नियमों का पालन करें। और अब एक जरूरी खबर जिसे पूरे देश को जानना और समझना जरूरी है। सोशल मीडिया में ये खबर वायरल है कि त्रिपुरा के पानी सागर में हिंसा हुई। त्रिपुरा पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये खबरें बिल्कुल झूठी हैं और सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो और फोटो पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। विरोधी और शरारती तत्वों द्वारा ट्विटर एवं फेसबुक का उपयोग करते हुए उत्तरी त्रिपुरा जिले में कल हुई घटना के संबंध में फेक न्यूज और रूमर्स फैलाई जा रही हैं। इन तत्वों द्वारा जो तस्वीरें और वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसका कल हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ में ही राज्य में हुई अन्य किसी घटना से भी उसका संबंध नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल पानी सागर में हुई घटना में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। कल की घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। रैली में जमकर हिंसा हुई और तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक करीब 3,500 लोग इस रैली में शामिल थे। हिंसा के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर हिंसा को लेकर अलग अलग तरह के वीडियो और तस्वीरें साझा कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के प्रयास और आरोप लग रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर की चुनावी रैली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी त्रिपुरा का जिक्र किया। त्रिपुरा में भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया। 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाद मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी, कहां गए अमित शाह, कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब त्रिपुरा पुलिस ने साफ कर दिया है कि त्रिपुरा में हुई हिंसा को जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है वो फेक न्यूज है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने किसान आंदोलन में शामिल कई महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर जी, क्या है पूरा मामला, जानकारी क्या मिल पाई है अभी तक? आदर्श, देखिए, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पंजाब से आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लगातार महिलाएं जो है वो ग्रुप्स बनाकर जाती हैं और रोटेशन में ये आंदोलन में शामिल होती हैं। आज एक ग्रुप जब सुबह वापस लौटना चाह रहा था अपने गांव, मानसा की रहने वाली है पंजाब की, वहां के लिए उनको रेलवे स्टेशन जाना था, तो वो झज्जर फ्लाईओवर के पास खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी ताकि ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन तक जा सके। महिलाओं का एक पूरा ग्रुप था जिस पर ये ट्रक चढ़ा है
उसने डिवाइडर को तोड़ते हुए जो है वो महिलाओं को बुरी तरह कुचला। 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 अन्य बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और माना ये जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से ड्राइवर पर ट्रक चढ़ा और ये महिलाओं को सबको जो है वो उसने रौंदते हुए आगे डिवाइडर से टकराकर वहीं पर ड्राइवर जो है वो ट्रक को छोड़कर चला गया। तो ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इसको जो है वो इस ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है और जो घायल 3 महिलाएं हैं उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जी जगविंदर, तो क्या अभी जिस रास्ते पे ये पूरा हादसा हुआ है वहाँ उसे अभी जाम भी किया गया है, वहाँ आवाजाही उसे भी स्थगित की गई है, ऐसी कोई खबर? जी हाँ, वहाँ काफी बड़ी संख्या में जो है किसान जमा हो गए हैं क्योंकि आसपास जो इलाका है उसमें काफी सारे आंदोलन कर रहे किसान बैठे हुए थे। तो जैसे उनको इस हादसे की खबर लगी वो बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंच गए। बाकी किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, तो वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है पुलिस की तरफ से और इस रास्ते को वैसे तो आगे जाकर ये बंद ही किया हुआ है, लेकिन इसको जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है बाकी की ट्रैफिक को यहाँ से। तो वहाँ पर काफी गहमा गहमी और काफी लोग जमा है वहाँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर इस पूरी जानकारी पर। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के धोखाधड़ी के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किरण गोसावी वो नाम है जो आर्यन केस में गिरफ्तारी के दिन आर्यन के साथ साय की तरह था। एनसीबी ने उसे गवाह बनाया था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने दावा किया कि किरण गोसावी वसूली का खेल खेल रहा था। मुंबई पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और अब आर्यन केस का पूरा राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद इस तस्वीर से किरण गोसावी चर्चा में आया। इस तस्वीर में आर्यन कुर्सी पर बैठा दिख रहा है और किरण गोसावी उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दिन की दूसरी तस्वीर सामने आई जब किरण गोसावी आर्यन का हाथ पकड़कर दौड़ता नजर आ रहा था। तभी सवाल पूछा गया, आखिर किस हैसियत से वो आर्यन के साथ दिखा। गिरफ्तारी से लेकर पूछताछ तक की जिम्मेदारी एनसीबी की है, न कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव या गवाह की। मामला सुर्खियों में आने के बाद से किरण गोसावी फरार हो गया, लेकिन पूरी कहानी सुनाई किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने। सबसे पहली बात तो जब भी इनको आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस और बाकी जिनको भी लेके गए तो करीब रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा 3रे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं। वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नाही त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता है करके। मैंने मेरे वास्ते से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन किया। यह है तीसरा वीडियो जिसमें किरण गोसावी आर्यन की किसी के साथ बातचीत करा रहा था। प्रभाकर का दावा है कि ड्रग्स कांड में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही केपी गोसावी का खेल शुरू हो गया था। बकौल प्रभाकर, केपी गोसावी आर्यन को छुड़ाने के लिए करोड़ों की डील कर रहा था। किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिस पर महाराष्ट्र में कई मामले दर्ज हैं। किरण गोसावी कई दिनों से फरार था। उसने पहले पुणे में आत्मसमर्पण का दावा किया और फिर लखनऊ में, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। अब पुणे पुलिस ने उसे पुणे से ही पकड़ लिया है। अब आर्यन केस से जुड़े कुछ राज सामने आने की उम्मीद है। देखिए, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या आज भी जमानत मिल पाएगी, ये सवाल अभी बरकरार है। आज भी मामले में सुनवाई होनी है। आज एनसीबी अपनी दलीलें रखेंगी। वहीं आर्यन के लिए मुसीबत ये है कि अगर आज या कल में जमानत नहीं मिलती है तो तकरीबन 2 हफ्ते अभी आर्थर रोड जेल में ही आर्यन को बिताने होंगे, क्योंकि आगे कोर्ट की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 25 दिन से जारी है शाहरुख का इंतजार। अब तक पूरी नहीं हुई है गौरी की मन्नत। बेटा आर्यन अब तक आर्थर रोड जेल में बंद है। सबसे महंगे वकील लगे हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता कि आर्यन को फिर से जेल मिलेगी या जमानत। आर्यन के पक्ष में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी तो अरबाज के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। देखिए, ये तो एनसीबी का खुद का पंचनामा है जो ये बोलता है
कि जब उनकी पर्सनल सर्च हुई थी और सीजर जब हुआ था तब उनके पर्सनल पोजीशन से सर से कुछ भी नहीं मिला था, उनके बैग से भी कुछ नहीं मिला था, उनके कोई भी क्लोथ से या पर्सनल बॉडी से भी कुछ नहीं मिला था। अगर एनसीबी का ये कहना है कि अगर कुछ मिला था तो वो रूम के कॉर्नर में से मिला था। अगर मुनमुन इस रूम में अकेली होती तो शायद मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा होता था कि हाँ किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये एनसीबी का खुद का कहना है कि उस रूम में 3 लोग थे। कल आर्यन, मुनमुन और अरबाज मर्चेंट की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गयी। अब एनसीबी के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह दोपहर 2:30 बजे के बाद दलीलों का जवाब देंगे। इसी के बाद हाई कोर्ट को जमानत पर फैसला सुनाना है। वहीं कल इसी मामले के 2 आरोपी अविन साहू और मनीष राजगिरिया ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। वो ऐसा लड़का नहीं है कि कोई इस तरह का कोई भी काम करे या कोई भी चीज़। हम लोग ये चीज़ अपने कोर्ट में भी हम लोग इस चीज़ का प्रोड्यूस किए हैं। वो क्या हुआ, क्रूज में कैप्टन से वो कुछ सामान उमान लेने देने के लिए झंझट हुआ तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड से वो उलझ गया, उसी कारण उसने फंसा दिया। नहीं तो जाते वक्त हमारा बेटा के पास कुछ भी नहीं मिला, वो चेकिंग हुआ तब वो इंटर किया तो फिर कहाँ से आ गया। स्पेशल कोर्ट ने दोनों को ड्रग्स केस में जमानत दी है। इसकी दलीलें भी हाई कोर्ट में दी गई। माना जा रहा है कि कोर्ट में शनिवार से दिवाली की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर शुक्रवार तक जमानत नहीं सुनाई जाती तो आर्यन को अभी 2 हफ्ते जेल में ही रहना पड़ सकता है। ड्रग्स केस में आर्यन 25 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था। वहीं सवाल उठ रहा है, ड्रग्स केस में सुधार पर जोर होना चाहिए या सजा पर। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि एनडीपीएस एक्ट की विसंगतियां क्या है उसको उजागर किया गया है। जबकि यह जो एक्ट है इसका बड़ा महान उद्देश्य था कि ड्रग ट्रैफिकर्स पे हमला हो, क्रैकडाउन किया जाए और जो कंज्यूमर है, जो ड्रग यूजर्स है, उसको रिहैबिलिटेट करके, उसका पुनर्वास करके समाज की मुख्य धारा में हम लाएं। लेकिन विसंगतियां क्या है, उसमें विसंगतियां भी रहे। अब हम पुनर्वास की भी बात करते हैं, फिर उसके जेल की भी बात करते हैं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने माना है कि कानून में बदलाव की जरूरत है। हमारे मंत्रालय का कहना है कि पीने वाले को जेल में नहीं भेजना चाहिए, उनको हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए और उनको नशा से मुक्त करना चाहिए। तो हमारे मंत्रालय का मत है और वो उस कानून में बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 7 तारीख से आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। जबकि आर्यन ने ना तो ड्रग्स ली और न ही उसके पास से ड्रग्स मिली। लेकिन आर्यन पर धाराएं इतनी गंभीर हैं कि स्पेशल कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है। और अब बात समीर वानखेड़े की, जो फिलहाल निशाने पर भी हैं और सवालों के घेरे में भी। ड्रग्स का पर्दाफाश करने वाले अफसर के तौर पर मशहूर समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मोर्चा खोल रखा है। रोज नए इल्जामों की बौछार। समीर दाऊद वानखेड़े फर्जी व्यक्ति है। रोज नए गवाहों के बयान। मेरे ब्लैंक पेपर पे साइन लेते समय मैं उनको ये पूछा। रोज नए दावे, नए खुलासे। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। और इन सब के बीच उलझ गए हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। अब कैमरे समीर वानखेड़े की तरफ घूम चुके हैं। समीर वानखेड़े पर फर्जी केस बनाने के आरोप है। समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप हैं। समीर वानखेड़े पर ड्रग्स तस्करों से साठगांठ के आरोप हैं। आरोप लगाने का जिम्मा उठा रखा है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने। ताजा आरोप ये कि 2 अक्टूबर की रात जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तब क्रूज पार्टी में ड्रग्स का एक बड़ा इंटरनेशनल तस्कर शामिल था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया। 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया। गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। नवाब मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने शुरू किए। आर्यन केस में किरण गोसावी और मनीष भानुशाली पर सबसे पहले नवाब मलिक ने सवाल उठाए। 16 अक्टूबर को वानखेड़े पर अपने करीबी को बार बार गवाह बनाने का आरोप लगाया। 18 अक्टूबर को आर्यन केस में झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। 21 अक्टूबर दुबई और मालदीव में फिल्मी हस्तियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। 26 अक्टूबर 26 केसों में 1000 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप लगाया। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े एनसीबी में रैकेट चला रहे हैं, जिसका मकसद
अवैध वसूली के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना है। हालांकि वानखेड़े परिवार नवाब मलिक पर साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पार्टी कराई गई, पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था। ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। अगर दाढ़ी वाला इनको नहीं मिल पा रहा है तो अगर वो ध्यानेश्वर सिंह जी मेरे पास आ जाएं, मैं दाढ़ी वाले की तस्वीर दे देता हूं, उनको नाम बता देता हूं। उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।